आप जानते हैं कि पाकिस्तान में ईद उल ज़ुहा जो है 21 जुलाई को है, जबकि आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात ठीक 4 रोज़ बाद यानी 25 जुलाई को होना करार पाए हैं। आपको इसके हवाले से थोड़ी सी तफसील बताते चलें कि 45 बराह रास्त नशिस्तों में से 33 आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलाके में वाक़ हैं, जहाँ 28,17,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, जिनमें 12,97,000 ख़वातीन शामिल हैं। जबकि पाकिस्तान के दीगर हिस्सों की जो 12 नशिस्तें हैं उनमें 4,30,456 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, जिनमें 1,70,931 ख़वातीन शामिल हैं। व्यूअर्स, इस तफसील के हवाले से हम यकीनन इस पे बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बताते चलें कि जो 45 नशिस्तों पर बराह रास्त इंतखाबात होंगे 25 जुलाई को, उनमें ख़वातीन के लिए 5, टेक्नोक्रेट, उलमा, मशाइख और बैरून मुल्क कश्मीरियों के लिए एक नशिस्त मखसूस है। और जो पाकिस्तान में मुकीम महाजरीन हैं उनकी जो 12 नशिस्तें हैं उनमें जो हैं 6 जो हैं वो नशिस्तें सूबा जम्मू और 6 सूबा कश्मीर के महाजरीन के लिए मुख्तस हैं। अच्छा व्यूअर्स, हम इसमें जो हमारे आज के प्रोग्राम का मुद्दा है वो यकीनन इस हवाले से अहम है कि पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें, जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार जमात है, आज़ाद कश्मीर में होने वाले इंतखाबात में बहुत ज़ोर शोर से हिस्सा ले रही हैं। अगरचे बिलावल भुट्टो के गैर मुल्की दौरे के बायस पीपल पार्टी के जलसों में वो जोशो खरोश नहीं रहा, लेकिन मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो इस वक्त वहाँ के जलसों की मरीम नवाज़ लीड कर रही हैं, वो ये भी साबित करता है कि वो बड़ी दिलजमी से इस इलेक्शन में हिस्सा ले रही है ये पार्टी। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि चूँकि इस वक्त आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, इसलिए इसे एक हवाले से ये भी कहा जा सकता है कि इन जलसों की रौनक वहाँ पे सरकारी वसाइल के इस्तेमाल की वजह से। अब हम बात करते हैं तमसीला साहबा से। तमसीला साहबा, एक तो आज के मौजू के एतबार से 2 सवाल अहम हैं। पहला सवाल ये है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ को आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात में इतना भरपूर हिस्सा लेने की क्या ज़रूरत पड़ी, जबकि उस इलाके की, उस खिते की जो अपनी असल जमातें हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वगैरह, वो अब पसे पुश जाती जा रही हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान में जो 12 नशिस्तें हैं महाजरीन की, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। पहले आप ये बताइएगा हमारे नाजरीन को कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में लोकल जमातों का रोल किस कदर कम हो चुका है, वो क्यों है और क्या वजह बनी, और पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ उसमें इतना ज़्यादा दिलचस्पी क्यों लेती? इसमें ना सबसे पहले तो मैं ये बात आपको वाज़ेह कर दूं, बल्कि आप भी बेहतर ही जानते होंगे कि वहाँ जो एक्टिव थी ना जमात आगाज़ से ही, वो सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी। उसके अलावा जो बाकी जमातें थी वो वही वाली थी कि जो रियासत का आज़ाद तशख़्ख़ुस चाहती थी, और वो ये चाहती थी कि जिस तरह के हम वहाँ से, यानी कि मकबूजा कश्मीर वो भारत के कब्ज़े में ही रह गया, आज़ाद कश्मीर अलहदा हो गया, तो वो ये चाहती थी कि इसको एक आज़ाद मुल्क की या आज़ाद रियासत की हैसियत दी जाए। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा जो है एक रवायत ही समझ ले चलती आ रही है कि ये तस्लीम ही नहीं किया जाता किसी का भी हक़ कि वो इंडिपेंडेंस का मुतालबा कर सके। इसीलिए वो जो आज़ादी के लिए, जैसे कि JKLF, वो हालांकि वहाँ पे बहुत एक्टिव है मकबूजा कश्मीर में, लेकिन पाकिस्तान में उसको आज़ाद कश्मीर में उसको एक तरह से दबा दिया गया, और अलहदगी पसंदी कह लें या जो आज़ाद और ख़ुद मुख्तारी की बात करती थी, वो जमातें बिल्कुल ही पसे पुश जा चुकी हैं। अब जो एक्टिव है वो सिर्फ एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, वो भी बहुत ही दब चुकी है। उसके बाद हुआ ये कि 1973 में जब पीपल्स पार्टी जो है वो यहाँ पे आई, बाकायदा एक इक़्तिदार अपना बनाया पाकिस्तान में, तो उसने एक उधर आज़ाद कश्मीर में भी अपनी फ्रेंचाइज़ कायम कर ली। उसकी वजह यही थी कि इनकी ये सोच थी कि अगर हमारी, यानी कि
पाकिस्तान की जो पार्टी है पॉपुलर पार्टी, वो जब आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाएगी तो उसके लिए मकबूजा कश्मीर को आज़ाद कराने में बड़ी आसानी रहेगी। उस वक्त तो ये कॉन्सेप्ट था। इसी वजह से वहाँ जो बाकी भी जमातें थी उन्होंने भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता उनकी बढ़ती गई, लेकिन ये जो असल मकसद था वो यही कि मकबूजा कश्मीर को आज़ाद कराने की जो है वो तहरीक को कामयाब किया जाए, वो पीछे रह गया और असल वही पैसे की दौड़ और इक़्तिदार की दौड़ एक नई शुरू हो गई और अभी तक जो चल रही है। क्योंकि उसके बाद फिर मुस्लिम लीग नून चली गई, उसने अपनी फ्रेंचाइज खोल ली, उसके बाद अब तहरीक इंसाफ चली गई और अब ये हाल है कि वहाँ पे जो मकामी जमातें हैं वो उनकी तो कोई हैसियत नहीं है। उसमें यह है कि जो यहाँ पाकिस्तान में जो पार्टी जीतती है, जो बरसरे इक़्तिदार होती है, वही वहाँ पे जाके वो आज़ाद कश्मीर में भी हुकूमत बनाती है। अच्छा, मुझे जो बात समझ आई है आपकी गुफ्तगू से वो ये है कि एक तो ये इब्तदा में ये कोशिश रही कि चूँकि ये मुतनाज़ा इलाका है पूरा, तो उसकी हैसियत के एतबार से वहाँ पे ज़ाहिर है उसको आप चूँकि मुकदमा अक़वाम मुत्तहिदा में है और अभी तक उसके बारे में कुछ आलमी ताकतें कुछ बेहतर और वाज़ेह फ़ैसला नहीं कर पाई और अपनी ही करारदादों पर अमल दरामद नहीं कर पाई। अच्छा, जो मकबूजा कश्मीर है वहाँ पे जो लोकल पार्टियाँ हैं वो चूँकि उन पे अलहदगी पसंदी का इल्ज़ाम है, तो वो इरादतन उन इंतखाबात में जो दिल्ली सरकार वहाँ इनेकाद करवाती है वो इसलिए हिस्सा नहीं लेती कि कहीं उनके उस इंतखाबी अमल की चूँकि वो उस इंतखाबी अमल को मानते ही नहीं। हमारे यहाँ जो आपने बताया है इसका मतलब सूरत हाल कतई मुख्तलिफ है कि जो एक इंडिपेंडेंट कश्मीर की बात करने वाली पार्टियाँ थीं उनको कहीं ना कहीं इरादतन या गैर इरादी तौर पे पीछे धकेल दिया गया है उस खित्ते की पॉलिटिक्स के हवाले से। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान में जो भी पार्टी बरसरे इक़्तिदार रही, चाहे वो पीपल्स पार्टी रही, चाहे वो मुस्लिम लीग नून रही या तहरीक इंसाफ है, तो इसकी क्या वजह बनती है कि यही पार्टियाँ या इन्हीं की फ्रेंचाइज वहाँ पे हुकूमत बना पाती हैं? क्या वहाँ पे इनका इतना वोट बैंक होता है या वहाँ की लोकल कम्युनिटी जो है वो इनके इक़्तिदार को, यहाँ के इक़्तिदार को तस्लीम करते हुए इनको वोट देती है, या कोई और वजह भी है? जी, इसकी दो वजूहात हैं जो बड़ी वाज़ेह। एक तो सबसे पहली बात कि जो आज़ाद कश्मीर को जो बाकायदा जो फंडिंग जाती है, यानी जिस तरह के होता है जो बजट वगैरह जाता है जो महसूलात की सूरत में या दूसरी सूरत में, वो पाकिस्तान की तरफ से जाता है। जैसे कि यानी ये समझ लें कि जिस तरह आप गिलगित बल्तिस्तान को या सूबों को वफाक हिस्सा देता है, उसी तरह वो आज़ाद कश्मीर को भी वफाक ही हिस्सा देता है। एक ये रीज़न है। लेकिन इसके बावजूद देखें कि हिस्सा कितना कम है कि जो आज़ाद कश्मीर का बजट है वो इस साल का वो है 1 खरब 41 अरब से कुछ ज़्यादा, जबकि हमारा अपना जो वफाकी बजट है उसका हुजम इतना बढ़ गया है कि वो इस साल का जो 2019 और 20 और 21 का था वो था 31 खरब और 37 अरब के से ज़्यादा था, और जो 2021 और 22 का है वो 8,478 अरब का हुजम है। यानी कि अपना हमारा बजट इतना ज़्यादा है और उसमें से आज़ाद कश्मीर का हिस्सा वो सिर्फ ना होने के बराबर है, यानी तकरीबन 1.5 खरब। ये देखा जाए तो ये तो ना होने की, यानी कि ऊँट के मुँह में ज़ीरे के मुतरादिफ है। एक ये चीज़, और दूसरी जो बहुत बड़ी वजह है वो 12 सीटें हैं। जो यहाँ पे जो महाजरीन रहते हैं, कश्मीरी महाजरीन, उनकी 12 सीटें यहाँ हैं, उनमें से 10 सीटें पंजाब में हैं नाजरीन, और 1 सीट KPK में और 1 सीट है सिंध में। और आप ये देखें कि जो 2016 का आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन था उसमें ये जो 12 सीटें थी उसमें से 10 सीटें जो पंजाब की थी उसमें नून लीग जीती थी। उसकी वजह क्या थी कि मरकज़ में भी नून लीग की हुकूमत थी, पंजाब में भी नून लीग की, और जो KPK में जो सीट थी वो किसने जीती? PTI ने, क्योंकि वहाँ तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। इसी तरह जो सिंध में किसने जीती? पीपल्स पार्टी ने, क्योंकि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। अब ज़ाहिर है कि जब टोटल जो है वो यानी 45 जनरल सीटें हैं, उनमें से अगर 12 सीटें वो हमारी जो पाकिस्तान की एक तरह से हुकूमतें हैं वो ख़ुद लेके चली जाती हैं, तो ऑटोमेटिकली ये होता है कि वो यानी कि एक तरह से कश्मीरी अपनी हुकूमत बना ही नहीं पाते। इसीलिए या वहाँ जो अगर नून लीग यहाँ इक़्तिदार में है तो वहाँ नून लीग की हुकूमत बनेगी, अगर पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में है वहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। और इसीलिए ख्वाजा साहब मैं ये पेशीन गोई कर रही हूँ
कि इस दफ़ा PTI की ही वहाँ हुकूमत बनेगी। इसमें एक चीज़ आपको ये वाज़ह करती चलूँ कि ये कह रहे हैं और ये ख्याल किया जा रहा है कि क्योंकि मरीम नवाज़ के बहुत अच्छे जलसे जा रहे हैं और बहुत आप देखते ही हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हजूम होता है, और ये कहा जा रहा है कि नून लीग कोई अपसेट करेगी, लेकिन जो वाज़े जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो इशारे मिल रहे हैं, वो यही है कि नून लीग वहाँ पे कोई अपसेट नहीं कर पाएगी, क्योंकि एक आधे हल्के में जीतना और बात है, ये पूरे जनरल इलेक्शन वहाँ जीतना ये नून लीग के बस की बात नहीं है। क्योंकि यहाँ कौन फंडिंग कर रहा है, यहाँ पाकिस्तान की स्टेट फंडिंग कर रही है। वहाँ पे वफाकी वज़ीर जाके आपने खुद देखा कि उन्होंने पैसे तकसीम किए, बल्कि आप उसकी तफसील भी बताइए। बिल्कुल उस पर तो बड़ी ले दे भी हुई और वहाँ पे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की भी बात हुई। लेकिन तमसीला साहब भाई, ये महाजरीन की सीटों पे हम बात करते हैं, अब इत्तेफाक से अमीन गंडापुर साहब का जिक्र आ गया है, तो क्या ये कल्चर ठीक है कि आप पैसे की बुनियाद पे आप क्या साबित करना चाहते हैं कि जबकि आज़ाद कश्मीर हुकूमतों की अगर तारीख़ देखी जाए, जैसे आपने बताया कि जो जहाँ इस्लामाबाद में जिनकी हुकूमत होती है, आज़ाद कश्मीर में भी उन्हीं की हुकूमत बनती है, और अगर ऐसी बात थी तो उनको तो इजी हो जाना चाहिए था, क्योंकि इस्लामाबाद में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत है और लामहला चूँकि बजट के मामलात हैं, दीगर मामलात हैं, वसाइल और मसाइल की बात है, तो ज़ाहिर है उस हवाले से ही फ़ैसला होना था। लेकिन अमीन गंडापुर साहब ने ये क्या हरकत की? आप क्या समझती हैं कि ये वो ताकत का नशा है या ये उनका अपना एक स्टाइल है, या ये वफाकी वज़ीर को तो किसी तौर पे भी ये ज़ेब नहीं देता? दरअसल आपने देखा होगा कि PTI के ज़्यादातर जो वज़रा हैं वो यही कुछ ही कर रहे हैं, यदि उनको ये पता ही नहीं चल रहा कि कुछ असूल होते हैं, कोई ज़वाबत होते हैं, उनको इस चीज़ का पता ही नहीं। वो दरअसल उनका ना इक़्तिदार का नशा अभी तक नहीं जा रहा, उतर ही नहीं रहा। और वैसे भी वो आपको याद होगा इनके शहद के हवाले से जो बड़े मारूफ हैं जी। हाँ जी, बल्कि वो सेनेट में कल जो रज़ा रबानी है वो बाकायदा एक जमहूरियत पसंद आदमी है, उन्होंने जब इनकी बात की अली अमीन गंडापुर साहब की, तो साथ उन्होंने शहद का जिक्र भी किया। बाद में उन्होंने बहरहाल चेयरमैन सेनेट को कह दिया कि शहद का जिक्र मेरे हज़फ कर दिया जाए। लेकिन जब वो जो इक़्तिदार का नशा होता है ना, वो इसी तरह ही करता है। और वैसे भी वही जैसे कि इनके बाकी वज़रा हैं, आप फवाद चौधरी साहब को देख लें या बाकी किसी को भी देख लें, उनका यही अंदाज़ है और वो ये समझते हैं कि शायद इसी तरह ना वो अपनी ना यानी जिसे कहते हैं एक अच्छी रिप्यूट बना सकते हैं। अच्छा, आपके इल्म में होगा कि जो मौजूदा वज़ीर आज़म है मुस्लिम लीग नून से जिनका ताल्लुक़ है, राजा फारूक साहब, उन्होंने महाजरीन की 12 नशिस्तों के हवाले से बड़ा सख्त बयान दिया और उनका ये ख्याल था कि ये नशिस्तें चूँकि वहाँ इक़्तिदार की सौदेबाजी में बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं, तो लिहाजा इनको ख़त्म कर दिया जाए। और एक बात है, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, ये बात उन्हें उस वक्त याद क्यों नहीं आई जब इनकी अपनी हुकूमत बन रही थी? अगर सीटें ये ख़त्म करनी थी तो पहले की जाती ना। दूसरा ये है कि वो महाजरीन को हक़ रायदही से महरूम नहीं किया जा सकता, और यकीनन ये भी उन कवानीन की ही पासदारी है। लेकिन उसका एक हल है क़ायद साहब। जी, उसका हल ये है कि आप आज़ाद कश्मीर का जो इलेक्शन कमीशन है उसकी हदूद यहाँ तक दें, क्योंकि वो यहाँ पे डिपेंड करता है पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे उसका इख्तियार ही कोई नहीं। और पाकिस्तान का जो इलेक्शन कमीशन है वो आगे सूबों पे इन्हिसार करता है, वहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर्स वगैरह जो जिन पे यहाँ भी बहुत सारे इलेक्शन के दौरान इल्ज़ामात रहते हैं, वो ज़ाहिर है वो जब इस तरह के सूरत पैदा होती है तो जब चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो उनके लिए कोई भी नतीजा निकालना मुश्किल नहीं होगा। अच्छा नाज़रीन, हम इस मौके पर आपके साथ हमारे नौजवान सहाफ़ी हैं फरहान खान जिनका नाम है और उनका ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर के शहर मुज़फ़्फ़राबाद से है। हम उनसे गुफ्तगू करते हैं और उनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान की सियासी जमातों का आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में इतना रोल क्यों बढ़ चुका है और क्या इसके ऐसी सूरत बनी कि लोकल जमातें जो हैं वो उनको पीछे धकेल दिया गया। जी फरहान। जी, ये कश्मीर से मुतल्लिक आपने सवाल किया और कश्मीर के इलेक्शन में पाकिस्तान की सियासी जमातों का जो किरदार है उसके हवाले से क्वेश्चन है। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस पर कई दहाइयों से डिबेट चलती रहती है। बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तान का कश्मीर को लेकर आलमी मौक़िफ़ क्या है, अक़वाम मुत्तहिदा में उसका मौक़िफ़ क्या है। वो ये है कि कश्मीर जो है एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, अभी तक एक मुतनाज़ इलाका है जिसके मुस्तक़बिल का फ़ैसला कश्मीरियों ने
हक़ खुद इरादियत के ज़रिए करना है। तो जब कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरी होती है उस पर आपका एक आलमी सतह पर उसूली मौक़िफ़ होता है, तो फिर आपको उन तमाम एहतियातों को मलहूज़ ख़ातिर रखना होता है कि जिनकी वजह से आपका मौक़िफ़ जो है वो मुस्तहकम रह सके, उसे कोई नुकसान ना पहुँचे। ये पहलू आज़ाद कश्मीर में बहुत दफ़ा डिस्कस होता है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन्हें आज़ाद कश्मीर में अपनी एक्सटेंशंस यानी अपनी पार्टियों की शाखें या ब्रांचेस नहीं बनानी चाहिए थी। उसकी वजह से उनका जो मौक़िफ़ है कश्मीर के हवाले से वो कमज़ोर होता है, क्योंकि बीजेपी ने भी अपनी एक्सटेंशन बनाई है और भी कुछ पार्टियों ने अपनी जो एक्सटेंशंस हैं वो भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में बनाई हैं। अगर इस तरह पाकिस्तानी सियासी पार्टियां अपनी एक्सटेंशंस बना लेंगी आज़ाद कश्मीर में, तो भारत और पाकिस्तान के इक़दाम में क्या फ़र्क रहेगा? अगर इंडिजीनियस पॉलिटिक्स हो वहाँ पे, वहाँ की दाखिली पार्टियां हों, जैसा कि एक ज़माने तक था, वहाँ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, मुत्तहिदा महाज राय शुमारी थी और इस तरह की बहुत सारी पार्टियां थीं और जम्मू कश्मीर लिबरेशन लीग थी, तो वो वहाँ पे अपने हिसाब से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती थी और उस तरह वो लोग मुंतखब होते थे। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में वहाँ सबसे पहले पीपल्स पार्टी बनी और उसके बाद सारी दीगर पार्टियां बनी और एक वहाँ के लीडर थे, साबिक वज़ीर आज़म भी थे, सदर भी थे, सरदार अब्दुल क़य्यूम खान। वो इस हवाले से काफ़ी तशख़्ख़ुस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया करते थे कि रियासती तशख़्ख़ुस जो है वो रियासत के लोगों की अपनी पार्टियाँ होनी चाहिए। अभी पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ का फ़ैसला नहीं हुआ और ना ही इंडिया के साथ इल्हाक़ का फ़ैसला हुआ है। तो जब ये इलाका आज़ाद कश्मीर कहा जाता है, इसकी अपनी कानून साज असम्बली है, तो इसके अंदर जो सियासी पार्टियां हैं वो कश्मीरी सियासी पार्टियां होनी चाहिए। जब आप पाकिस्तान की सियासी पार्टियों की एक्सटेंशंस वहाँ पे खोलते हैं तो उसका नतीजा ये निकलता है कि जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के मौज़ूआत होते हैं, जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के तनाज़ात होते हैं, वो उस छोटे से तकरीबन 12 अज़ला के जो रीजन है उसके अंदर भी पहुँच जाते हैं। जैसा कि इस इलेक्शन कैंपेन में हमने देखा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी अगर कोटली में भी जलसा कर रहे हैं और अगर किसी दूसरे शहर में भी कैंपेन कर रहे हैं, तो जो यहाँ की सियासत के तनाज़ात हैं वो उस छोटे से खित्ते में जाके उन तनाज़ात को बढ़ावा दे रहे हैं। मरीम नवाज शरीफ भी वहाँ पे इमरान ख़ान को बुरा भला कह रही हैं, लीपा वैली के अंदर भी और शारदा के अंदर भी और नीलम वैली के बाकी इलाकों के अंदर भी। तो ये जो पॉलिटिक्स यहाँ की है, पाकिस्तान की है, इस पॉलिटिक्स की जो तनाज़ात हैं ये सारे आज़ाद कश्मीर में चले जाते हैं और आज़ाद कश्मीर के लोग भी इन चीज़ों को डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, हालांकि उनके मसाइल ज़रा और तरह के हैं। और दूसरी बात, उनके लिए सबसे बड़ा मसला शनाख्त का बहरान है। अभी तक वो ये फ़ैसला उनके बारे में नहीं हो सका है कि आया वो कश्मीरी हैं, पाकिस्तानी हैं या हिंदुस्तानी हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनके मुस्तकबिल का फ़ैसला अभी तक नहीं हो पाया। तो अगर कोई ऐसा इक़दाम किया जाएगा कि जिस इक़दाम से ये तासुर मिलता हो आलमी सतह पर कि ये आज़ाद कश्मीर नहीं है इन ट्रू सेंस, बल्कि ये कोई पाकिस्तानी ज़ेरे कंट्रोल छोटी सी टेरिटरी है, तो ज़ाहिर है इससे पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी सतह पर कमज़ोर होगा। दूसरी बात, अगर कोई ये समझता है कि कश्मीरी इंक्लाइंड हैं हिंदुस्तान की तरफ, तो ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। कश्मीरी अगर फ़ैसला करेंगे अपने मुस्तकबिल के बारे में तो दो ही ऑप्शन उनके सामने हो सकते हैं मेरे ख्याल में। वो आज़ाद रहने को, जैसा कि 1947 में वो एक अलग स्टेट थी, आज़ाद रहने को तरजीह देंगे, और अगर उन्हें कोई वो तरजीह ना मिली तो दूसरी तरजीह उनकी पाकिस्तान ही हो सकती है। तो इसलिए ये समझना कि अगर वहाँ पे हम एक्सटेंशन कायम नहीं करेंगे तो वो कुछ बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा या हमारी कौमी सलामती के ख़िलाफ़ कोई चीज़ आ जाएगी, तो ये फ़ियर बिला वजह का फ़ियर है और इसी फ़ियर की बुनियाद पर हम अपनी स्ट्रेटजी तरतीब देते हैं। इसलिए पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टियाँ जो हैं यहाँ के तनाज़ात को, यहाँ की चीज़ों को अगर उस रीजन में लेके जाएंगी तो उस रीजन के जो ट्रू मसाइल हैं, जो रियल मसाइल हैं, वो भी मुतासिर होंगे और पाकिस्तान का आलमी सतह पर जो मौक़िफ़ है उसमें भी दरार आएगी। यकीन नाज़रीन को आपकी जो आवाज़ के ज़रिए जो आज़ाद कश्मीर की ही आवाज़ हम समझते हैं, उसके ज़रिए जो तमाम तर हालात हैं उससे उनको आगाही हासिल हुई है। मैं आज के प्रोग्राम के हवाले से तमसीला साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली के हवाले से हमारे नाज़रीन को बहुत सा ऐसा मटीरियल शेयर किया जो उनकी इंफॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी था। नाज़रीन, अगरचे रवायत यही रही है कि इस्लामाबाद की हुकूमत जिस पार्टी की होगी उसी पार्टी को आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली में इक़्तिदार मिलेगा।
इलेक्शन ज़ोरों पर है, इलेक्शन कैंपेन ज़ोरों पर है। बिलावल के जाने के बाद आसफा भुट्टो की ज़िम्मेदारी लगाई गई है। अब देखते हैं कि वो पॉलिटिकली वो इस इम्तहान में किस हद तक कामयाब होती हैं, क्योंकि दोनों तरफ ख़वातीन अपनी पार्टियों को लीड कर रही हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको दी जर्नलिस्ट का ये शो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें अपनी राय से आगाह करते रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।